शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी उस्मान शेयर कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं, मेरा ताल्लुक भेरा से है और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक कहानियां शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 10 बरस पुरानी बातें हैं। हम लोगों का जो घर था वो हम लोगों ने सेल कर दिया था। तो हम लोगों ने भी नया घर खरीदा नहीं था। कुछ अरसे के लिए हम लोगों ने रेंट पर एक घर ले लिया। वो जो किराए का मकान था वो एक मोहल्ले में ही था। मकान जो था वो ट्रिपल स्टोरी मकान था, यानी बहुत छोटा भी नहीं था और बहुत बड़ा भी नहीं था। हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक था। हम लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। जब हम लोग वो मकान देखने के लिए गए थे तो मैं और मेरी अम्मी, मेरी बहनें, हम लोग सब थे। तो जब उस मकान में हम लोग दाखिल हुए तो मुझे बकायदा ऐसा लगा जिस तरह से मेरे कानों के पर्दे बंद हो गए हैं, यानी मेरे कान बंद हो गए हैं। बड़े भारी मेरे कान हो गए। मैंने मुझसे कहा कि मैं पता नहीं मेरे कानों को क्या हो गया इस घर में आके। मम्मी कहती बस तुम वहम कर रहे हो, घर काफी अरसे से बंद है तो शायद बट्टी की वजह से तुम्हें ये फील हुआ। मैंने कहा कि चलो ऐसे ही होगा। इतने में हम लोग पूरा घर देख रहे थे तो घर देखते देखते हम लोग तीसरी मंजिल पर चले गए। घर वाले भी तीसरी मंजिल पर ही थे। तो मेरे दोस्त का बार बार फोन आ रहा था। मैं फोन सुनने के लिए सीढ़ियों से नीचे आया दूसरी मंजिल पे। जैसे मैं दूसरी मंजिल पर आया मैंने बकायदा तौर पर देखा जैसे सामने एक कमरे का दरवाजा खुला था। अभी हम लोग देख कर ही गए थे। वहां पर कोई बहुत लंबा वजूद खड़ा है। एक झलक सी मुझे नजर आई, जैसे कोई ऐसे साइड पोस्ट पर खड़ा होता है। थी भी कोई औरत, बहुत लंबा कद था। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये है क्या। जैसे मैंने गौर से देखा तो बकायदा लगा जैसे वो 2 कदम चल के आगे चली गई। मैं भागा ऊपर अम्मी की तरफ। मैंने भी कहा भी मैंने भी यहाँ पर कोई औरत देखी है दूसरी मंजिल पर। अम्मी कहती औरत? कौन औरत देखी है? अम्मी और मेरी बहनें सब तेजी से नीचे आए। मैंने उस कमरे की तरफ इशारा किया, वो लोग वहां पर गए। वहां पर कुछ भी नहीं था। अम्मी कहने लगी तुम तो बस अजीब ही बातें करते हो। कभी कहते हो कानों को कोई मसला बन गया है, कभी कहते हो कोई औरत देखी है। कुछ भी नहीं है ऐसा। वो लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। उन लोगों ने वो घर फाइनल कर दिया। घर हम लोगों ने ले लिया। उस घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। अब उस घर में पहली रात थी। हम लोग सारे जैसे थके आ रहे थे। अभी हम लोगों ने नीचे वाले जो कमरे थे 2 वहीं पर सोने का बंदोबस्त किया। एक कमरे में अब्बू थे, साथ मेरा बड़ा भाई था, और एक कमरे में मेरी बहनें, अम्मी, और मैं भी उनके पास ही जाकर लेट गया। वहां पर जगह तंग थी तो मैं साथ वाले कमरे में चला गया जहाँ पर अब्बू और भाई थे। वहां पर एक सिंगल बेड साइड पर था। मैं वहां पर जाकर लेट गया। सर्दी का मौसम था। मैंने कंबल ऊपर लिया हुआ था। थोड़ी ही देर गुजरी, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे सर को कोई दबा रहा है ऊपर से। बकायदा सर के ऊपर जैसे किसी ने हाथ रखा है और को मेरे सर को प्रेस कर रहा है। इतना जोर से मेरा सर किसी ने प्रेस किया, मैं डर गया। मैंने जल्दी से ब्लैंकेट जो ही हटाकर देखना चाहा, कुछ भी नहीं था। मैं बड़ा हैरान कि ये क्या मच रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई ऊपर से बिस्तर वगैरह मेरे ऊपर गिर गया। कोई बिस्तर भी नहीं था उस तरफ। मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। मैं फिर करवट पर लेट गया। जैसे मैं करवट पर लेटा, अब मुझे बकायदा लगा कि जिस तरह से जो मेरे पीछे जगह खाली है वहां पर कोई आकर बहुत भारी वजूद बैठ गया। बकायदा मेरे जिस्म के साथ टच हो रहा था, लेकिन वो था ऐसे जैसे कोई बहुत भारी पत्थर होता है, और इतना ठंडा जैसे कोई बर्फ मेरे साथ किसी ने रख दी है। जैसे मैंने बड़ी हिम्मत की, कोशिश की करवट लेने की। करवट ली तो कुछ भी नहीं था।
मैं बड़ा हैरान कि ये हो क्या रहा है, माजरा क्या है मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मुझे इस कमरे में नहीं सोना, मैं उधर ही चला जाता हूँ, तंग जगह पर ही सो जाऊंगा। उठा, कमरे से बाहर निकला, जैसे ही दूसरे कमरे में जाने लगा तो क्या देखता हूँ कि वही जो औरत मैंने देखी थी दूसरी मंजिल पर, वो सामने सीढ़ियों में बैठी हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे बैठे देखा। मेरी उस टाइम जो हालत थी, मुझे बकायदा लग रहा था कि जिस तरह से मेरे पाँव किसी ने जकड़ लिए है, या पता नहीं मुझे हो ही क्या गया है। मैं भागा कमरे के अंदर, मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। जैसे मैंने जोर से कुंडी लगाई, अम्मी की आंख खुल गई। मैंने कहा कौन है? मैं कांप रहा था, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा था। अम्मी डर गई कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। अम्मी ने जैसे ही उठकर कमरे की लाइट जलाई तो मैं दरवाजे के पास खड़ा था। अम्मी डर गई। अम्मी ने कहा कि तुम दरवाजे के पास क्यों खड़े हो, क्या हुआ है? मैं बस अम्मी के मुंह की तरफ ही देख रहा था। अम्मी मेरे पास आई, अम्मी ने मुझे हिलाया जुलाया, दरवाजा खोलकर बाहर देखा, बाहर कुछ भी नहीं था। अम्मी ने मुझे बिठाया बिस्तर पर और पूछने लगी क्या हुआ है तुम्हें। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बहन भी जाग गई। मैंने उन्हें कहा कि पूरी रात से मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं उस कमरे में सोने के लिए गया था, वहां पर मुझे किसी ने सोने नहीं दिया। बकायदा मुझे कोई अनदेखा वजूद तंग कर रहा था। जैसे मैं उठकर बाहर आया तो मैंने सीढ़ियों में उसी औरत को बैठे देखा। अम्मी तो बड़ी परेशान होगी कि पहली रात है, थके हारे, अभी तो सामान भी सेट नहीं हुआ, तो ये क्या काम शुरू हो गया। अम्मी ने खैर मुझे हौसला हिम्मत दी। अम्मी ने मुझे बेड लिटाया, बेड पर अम्मी मेरे पास बैठ गई, मेरा सर दबाने लगी, मेरे ऊपर दम करने लग गई। उनके दम करने से, सर दबाने से मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। अब उस घर में ये मामूल बन गया कि कोई भी अकेला जो है किसी भी कमरे में नहीं सो सकता था। फर्ज करें कि अगर हम लोग जिस कमरे में सारे बहन भाई हम लोग सोए थे अम्मी वगैरह के साथ, अगर उस कमरे में कोई भी अकेला सोने की कोशिश करता है, उसके वजूद के ऊपर कोई जैसे बोझ डालता है, दबाता वो सर ही है, जैसे सर के ऊपर कोई भारी वेट आ गया है। और वो जैसे नींद में हाथ पांव चलाना और कोशिश करना कि हम चिल्ला रहे हैं, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे हम पुकार रहे हैं सबको, और फिर एकदम से वो नींद खुलती है तो कुछ भी नहीं होता। मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। वो कहती है कि मैं सोई हुई थी, दोपहर का टाइम था, हम लोग सारे छत पर थे धूप में। वो कहीं आई कॉलेज से आकर तो वो लेट गई बिस्तर में। उसको अक्सर आदत थी, वो कॉलेज से आके सोती थी, तो उसी कमरे में जाकर वो लेट गई ब्लैंकेट लेके। कहते पहले तो मुझे बकायदा ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई आया और आकर मेरे पीछे कोई लेट गया। मैंने बकायदा अपने साथ महसूस किया किसी को लेटे हुए। मैं नींद में थी, मैंने इतना गौर नहीं किया कि जब मुझे वो वजूद बहुत ज्यादा ठंडा महसूस हुआ तो मैंने समझा कि शायद मेरी छोटी बहन है। मेरे से कहने लगी सबा पीछे हटो। तो जब मैंने देखा तो मेरे ऊपर एक काला स्याह हाथ था, उसने मेरे ऊपर बकायदा अपना हाथ भी रखा हुआ था। तभी मेरे सर के ऊपर इतना बोझ डाला किसी ने, जैसे मेरा सर कोई दबा रहा है। कहती है मैं चिल्ला रही थी, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। एकदम से जैसे कहती है मेरी जुबान पर आयतल कुर्सी, तो वो चीज गायब हो गई। वो चीखें मारती हुई छत पर भागी, वो बहुत डरी हुई थी। अब हम लोग परेशान, सारे नीचे आए, आकर देखा नीचे कुछ भी नहीं था। उस घर में ये मसला था, दिन के टाइम भी घुप अंधेरा लगता था नीचे वाले पोर्शन में, हालांकि सहन भी था। ये कि सहन बिल्कुल छोटा सा था और उसमें रोशनी नहीं आती थी, रोशनी आती थी। इसके बावजूद जो कमरे थे और जो बरामदा था उसमें ऐसा लगता था जैसे दिन के टाइम में घुप अंधेरा है। उसी अंधेरे में वो मखलूक नजर आती थी। फिर एक रात ऐसा हुआ कि मेरा जो बड़ा भाई है, उसको अक्सर आदत थी, वो छुप के स्मोकिंग करता था। जब अब्बू सो जाते थे तो वो स्मोकिंग करता था। अब अब्बू के सोने का इंतजार कर रहा था। कहीं 12 साढ़े 12 बजे अब्बू सोए तो सिगरेट लेकर बाहर निकल आया। मुझे तो पता था वो स्मोकिंग करता है। मेरे सामने वो दूसरी मंजिल पर चला गया स्मोकिंग करने के लिए। वहां पर भी जैसे 2 कमरे थे और एक वो कमरा था जहां पर मैंने उस मखलूक को देखा था। उस कमरे में भी कुछ चारपाइयां थी और साथ वाले कमरे में भी थी। अब वो जाकर उस कमरे में लेट गया जहां पर मैंने उस मखलूक को देखा था। ऐसे वो उस कमरे में गया, अभी वो
उसको गए 5-10 मिनट ही हुए होंगे, अभी तो उसके इतनी भयानक चीखें सुनाई दी। हम लोग सारे जाग के भाई को ढूंढने लगे कि वो गया कहाँ पर। पता चला तो वो ऊपर से आवाजें आ रही थी। हम लोग ऊपर भागे, जमीन पर उल्टा लेटा हुआ था और जो चारपाई है उसके ऊपर उल्टी थी। मेरी चारपाई के नीचे था वो, चिल्ला रहा था। हम लोगों ने चारपाई हटाई। जब हम लोग चारपाई हटा रहे थे ऐसे लग रहा था चारपाई के ऊपर कोई बैठा हुआ है, इतना बोझ सा फील हो रहा था। हालांकि एक चारपाई को हटाना कितना मुश्किल होता है, फिर भी हमने बड़ी मुश्किल से चारपाई हटाई, उसको उठाया। उसकी तो हालत इतनी गैर थी, पूरा चेहरा सुर्ख हुआ हुआ था। उसे जैसे ही नीचे लेकर अम्मी ने कहा, तुम इतनी रात को ऊपर क्या कर रहे हो? अम्मी ने सिगरेट भी देख ली इसके पास। अम्मी से नीचे लेकर आई, अब्बू भी जाग गए। तो अम्मी ने अब्बू को तो नहीं बताया कि स्मोकिंग करने गया था, इसने कहा कि मैं ऊपर से कोई चीज लेने गया था। वो कहता है कि जब मैं ऊपर गया, ठंड बहुत ज्यादा थी तो मैंने चादर ली हुई थी, जर्सी भी पहनी हुई थी, मैं इस कमरे में चला गया क्योंकि सीढ़ी चढ़ते साथ वही कमरा था। जब वो उस कमरे में गया, कहते कमरे का दरवाजा मैंने खोला, लाइट ऑन की, अभी मैं चारपाई पर बैठा ही हूं, दरवाजा खोलकर कोई औरत अंदर आई है और आते साथ कमरे की लाइट ऑफ हो गई। वो इतनी भयानक चेहरे की औरत थी, उसने मुझे भागने तो दिया ही नहीं, जैसे मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो चारपाई के नीचे था, अभी ऊपर वाले हिस्से में कोई मखलूक है औरत के रूप में, जिसने मेरा ये हाल किया है। मैंने इस घर में नहीं रहना, हमें ही घर छोड़ना होगा। मैंने अम्मी से कहा कि मैंने भी आपको कहा था कि मैंने यहाँ पर पहले दिन औरत देखी है, आपने यकीन नहीं किया। इस घर में किसी मखलूक का बसेरा है। अब ये काम तो बढ़ने ही लग गया, बार बार वो मखलूक अपना आप जाहिर करने लग गई। अम्मी ने भी 1-2 बार उसको देखा। अम्मी ने ऐसे देखा कि अम्मी कहती है कि दोपहर का ही टाइम था, तो जो यहाँ पर मेरी बहनें और अम्मी अक्सर सोया करते थे, कभी कभार हम लोग भी सो जाते थे उस जगह पर। अम्मी कहती है कि मैं कमरे में कोई चीज लेने गई, तो जैसे मैं अंदर दाखिल हुई तो मैंने खिड़की वाली तरफ किसी को खड़े देखा। वो दिन के टाइम भी अपना आप जाहिर कर देती थी लेकिन गायब हो जाती थी, और रात के वक्त तो वो बकायदा जैसे पूरे घर में चलती फिरती थी। हम लोगों का जो ड्राइंग रूम था, गेट से अंदर दाखिल होते थे तो गैलरी वाली साइड पर ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम में किसी का आना जाना नहीं था, ना ही ड्राइंग रूम में कोई ज्यादा बैठता था। कोई अक्सर मेहमान आ जाता या कोई दोस्त आ जाता तो उसको बिठाते थे। वहां पर उसका बहुत ज्यादा असर था। मेरे कुछ दोस्त आए तो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, 9:30 पौने 10 बजे का टाइम होगा। तो मेरे 2 दोस्त उठकर चले गए। एक दोस्त मेरा अली मेरे पास मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि तुम लोगों का जो ये ड्राइंग रूम है या तुम लोगों का जो घर है ये भारी है। मैंने उसे कहा कि वो कैसे? कहते जिस टाइम हम लोग आकर यहाँ पर बैठे हैं, तुम बाहर चाय लेने गए हो, मेरी नजर पड़ी है तो मुझे सोफे के पास काले रंग की बिल्ली नजर आई है। जैसे मेरी दोबारा नजर पड़ी है, वहां पर बिल्ली नहीं थी, ना दरवाजे की तरफ गई है ना बाहर निकली है। जब मैं उठकर मैंने आगे होकर देखा है, सोफा साइड पर भी करके देखा है, तो वहां पर कुछ भी नहीं था। और उसी टाइम कहता है मेरा सर भारी हो गया। मैं इसीलिए रुका था कि तुम्हें बता कर जाऊं कि यहाँ पर कोई असर है, कोई बसेरा है। मैंने उसे फिर सारे मामलात बताए कि तुम ठीक कह रहे हो, इस घर में असर है, हमारे साथ भी हादसात हो रहे हैं। उसने मुझे एक आमिल के बारे में बताया। उसने कहा उनको लेकर आओ, वो तुम लोगों को बताएंगे, क्योंकि उसकी खाला के घर में भी जन्नात थे, तो उन लोगों ने उन्हीं से अमल वगैरह करवाया था, उन्होंने जाकर बताया था। तो फिर उन्होंने कहा था कि वो घर आप छोड़ दें, क्योंकि वहां पर भी बड़े सख्त जन्नात का बसेरा था। वो तो उनके बच्चों को मारते भी थे। बच्चे जो सोए होते थे उन पर वो जन्नात ऐसे हमला करते थे कि बच्चों को थप्पड़ मारते थे। इसी तरह से मैंने घर बात की। अगले दिन अब्बू और मैं नाबिल के पास गए, उनको लेकर आए। उन्हें बताया कि हम लोगों को तो इधर आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए और ये मामलात हमारे साथ हो रहे हैं। नाबिल जब आए, उन्होंने पूरा घर देखा, ऊपर भी गए, ड्राइंग रूम भी देखा, पूरा घर देखा। उन्होंने कहा कि इस घर में चुड़ैल का बसेरा, इस घर में चुड़ैल रहती है, ये आपको यहाँ पर आबाद नहीं होने देगी। इसका बसेरा किसी एक मकाम पर नहीं है, पूरे घर में इसका असर है। ज्यादा असर इसका ड्राइंग रूम में और ऊपर वाला एक कमरा वहां पर है।
लेकिन इस घर में जो कोई भी अकेला होगा उससे अपना आप जाहिर करेगी। एक नौजवान लड़की, चुड़ैल जो एक नौजवान लड़की के रूप में उस घर में रहती थी। अक्सर वहां पर टूटी चूड़ियां नजर आती थी, अक्सर वहां पर अजीबो गरीब चीजें नजर आती थी जो हमारे घर की या मेरी बहनों की होती नहीं थी। बाकायदा कोई ज्वेलरी नजर आ जाना, टूटी हुई पुरानी ज्वेलरी, चूड़ियां तो अक्सर टूटी हुई नजर आती थी। और आमिर ने हमें यही कहा कि इस घर को छोड़ देना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि आपकी जवान बेटी और बेटे हैं और ये मखलूकात सरअंदाज होने की पूरी कोशिश करेगी। जिस पर भी इसका बसेरा हो गया इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर मेरी जो बहन सबा है वो बहुत बीमार रहने लग गई। उसे तो वो बहुत ज्यादा तंग करती थी, उसे नजर बहुत ज्यादा आती थी, उसके जिस्म के ऊपर और हाथों के ऊपर कट के निशान आ जाते थे, जैसे बकायदा ब्लेड लगता है या छुरी लगती है। हालांकि वो कोई काम भी नहीं करती थी, कॉलेज जाती थी या कॉलेज से आती थी, बस यही घर का इतना काम भी कोई नहीं थी करती। लेकिन अक्सर जिस्म पर नील के निशान, वो सोई हुई डरती थी। बकायदा कहती थी ऐसे लगता कोई मेरे जिस्म को जैसे बहुत जोर से हिलाता है, तो नील पड़ जाते थे। फिर उसको अपने पीछे एक साया नजर आने लग गया। कहती मैं जब भी खड़ी थी मेरे पास कोई खड़ा होता है, पाँव तक नजर आते थे उसके। फिर हम लोग बहुत डरने लग गए। हम लोगों ने वो घर तकरीबन 15वें-16वें दिन छोड़ दिया था। उन 15-16 दिनों में इतने वाकयात हुए कि हम लोग जब सोचते हैं तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 10 साल बीत गए उस घर को छोड़े हुए, जहाँ पर हम 15 दिन भी नहीं रह सके। लेकिन वो मामला आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की बातें हैं। आज भी इतने खौफ आ रहा है आपको बताते हुए जितना मैंने तब फील किया था। जब हम लोगों ने वो घर छोड़ा तो उसी मोहल्ले के एक आदमी ने कहा कि इस घर में जो आपसे पहले आए थे वो रातों रात यहाँ से भागे थे, उनके ऊपर तो यहाँ पर जिन्नात ने हमला कर दिया था। इस घर में एक नौजवान लड़की अक्सर नजर आती है। अक्सर इस घर में किसी लड़की के बोलने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। हम लोगों ने तो शुक्र अदा किया कि कोई नुकसान नहीं और हमने वो घर छोड़ दिया। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। इस तरह अक्सर घरों में इस मखलूक का बसेरा हो जाता है और ये कहा भी यही जाता है कि नौजवान लड़की के रूप में ही नजर आती है। और अल्लाह माफ़ करेगा ये किसी पर असरअंदाज हो जाए फिर उनको बहुत तंग करती है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जब भी कोई घर ले तो उसका या तो किसी साहिब इल्म से एक दफ़ा विजिट करवा लेना चाहिए या कुरान ख्वानी करवा के जाया करें कि आप लोगों को पता चल जाए कि वहाँ पर किसी चीज़ का बसेरा है या नहीं। वैसे भी कुरान ख्वानी की बरकत से बाज़ औक़ात ऐसी मखलूक़ात खुद ही भाग जाती है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई ईमेल आईडी nusheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में भी कहानी आएगी, उसको विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।